छत्तीसगढ़ के रण में महादेव पर महाभारत। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। मोदी बोले 30% कक्का खुलेआम सट्टा। 30% कक्का खुलेआम सट्टा। बघेल का पलटवार, नतीजों से पहले बौखलाई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, ये उनका आखिरी अस्त्र था। जेपी नड्डा ने गोबर घोटाले पर बघेल को घेरा। गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? गोबर भी नहीं छोड़ा। चुनावी पिच पर भ्रष्टाचार वाली बाउंसर। भूपेश बघेल चाहते हैं कि 509 करोड़ के साथ उनका पैसा लेते हुए फोटो आए। ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी राजतिलक लेकर हमारी बस अब पहुंच गई है इंदौर। लेकिन बात आज छत्तीसगढ़ की इसलिए हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेश बघेल पर कैसे सीधा प्रहार किया है। 30% कक्का, पैसे का सट्टा। देखिए, सट्टेबाजी को लेकर, महादेव गेमिंग स्कैम को लेकर बीजेपी लगातार भूपेश बघेल को घेर रही है। ऐसे ही चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, जिसको वो गहलूट कहते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कमलनाथ पर प्रहार। बीजेपी की एक कोशिश है कि भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम में घेरा जा सके। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो दोनों तरफ से बातें कही जा रही है, वो जरा आपको सुनाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30% कक्का यानी भूपेश बघेल पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। नीतीश के बयान पर बवाल हुआ है। महिला विधायक निकी एब्राहम ने जताई है आपत्ति। विधानसभा में महिलाओं पर नीतीश ने की थी टिप्पणी। बीजेपी की महिला विधायक है निकी हेम्ब्रम, और नीतीश के बयान पर महिला विधायक ने आपत्ति जताई है। ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो बिहार की राजनीति से आ रही है। हालांकि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में खासतौर पर इंडिया गठबंधन की जो ये पूरी लड़ाई है, वो अपने आप में कई उलझनों से गुजर रही है। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिए, जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन बहला महिलाओं के मुद्दे पर घेर लिया है बीजेपी की विधायक ने नीतीश कुमार को। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा गया। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। तो महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है नीतीश कुमार का, ये आपने सुना, ये इल्जाम लग रहा है। और उन्होंने कहा कि मर्यादित तरीके से उन्होंने बात नहीं की है। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं, महादेव गेमिंग ऐप स्कैम ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर अगर आप देखें तो कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी सरकार खो दी। ऐसे में 3-4 तरीके से प्रहार हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भू पे, जिस अंदाज में पेटीएम का पैसा होता है, गूगल पे का पैसा होता है, उसने कहा कि भू पे हो रहा है वहां पर। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं 508 करोड़ पर, तो भाग भूपेश भाग हो रहा है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पीएम ने 30% कक्का की बात कर दी है। तो कक्का पर ये तमाम इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, भूपेश बघेल को वहां पर कक्का कहा जाता है। ये आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी 15 सीटें नहीं जीतेगी इस बार छत्तीसगढ़ में, इसीलिए वो इस तरह से भूपेश बघेल पर हमले कर रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? अगर इस पूरे केस को आप देखें तो 508 करोड़ रुपए लेने का सीधा आरोप है ईडी की तरफ से कि महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर्स ने ये 508 करोड़ दिए। लगभग 3,500 के आसपास बैंक खातों से ये पूरा केस चल रहा है, जिसमें से 1,500 के आसपास खातों को पहले ही ईडी ने सीज कर लिया है। भारी तादाद में इन अकाउंट से पैसे सीज किए गए हैं। असीम दास जो कि कैश कुरियर था, उसके पास से लगभग 5.5 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं।
तो ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई करोड़ रुपए की घोटाले का ये पूरा मामला है, लेकिन 508 करोड़ रुपए का इल्जाम जो ये रिश्वत का सीधा लग रहा है भूपेश बघेल पर, क्या वो ये होगा? क्योंकि आज देखिए 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो गई है। हालांकि आपको बता दें, जिन सीटों पर वोटिंग हो गई है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर, उसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो नक्सल इलाके में आती हैं। अगर आप रमन सिंह के राजनांदगांव को छोड़ दें, जहां से वो चुनावी मैदान में है, तो लगभग बस्तर डिवीजन के 7 जिले उसमें हैं, जिसमें सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा, ये तमाम इलाके आते हैं, जिनमें से इन 20 सीटों पर पिछली बार भारी तादाद में 17 सीटों पर, चूंकि एसटी सीट्स यहां पर 12 है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, ऐसे में 29% यहां पर एसटी कम्युनिटी है, और इसीलिए पिछली बार 17 सीटों पर 20 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जीती थी। बड़ी लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या वो भूपेश बघेल के सिंहासन को हिला पाएंगे? इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। इससे पहले कि गौरव भाटिया, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे आमने सामने हो टक्कर में, हल्ला बोल में, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। गौर से देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल पर हमला कर रहे हैं। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी सरगुजा में मुख्यमंत्री पर 30% कक्का, खुलेआम सट्टा कहकर वार कर रहे थे। अक्टूबर तक वैसे तो छत्तीसगढ़ के रण में कई मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग हो रही थी, लेकिन जब से महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में ईडी ने भूपेश बघेल के शामिल होने का दावा किया, तब से बीजेपी हर मंच से महादेव के नाम पर बघेल पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे, और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है, वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? बीजेपी ने अपनी पूरी ब्रिगेड को महादेव ऐप स्कैम पर बघेल के खिलाफ उतार दिया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में घोटाला करो और पेटीएम की तर्ज पर भूपे करो। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हताश बीजेपी की बौखलाहट नतीजों से पहले ही दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप वाले से लिया, ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें, और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि बघेल राज में गोबर घोटाला भी हुआ। उन्होंने एक सांस में घोटालों की लंबी लिस्ट भी गिना डाली। ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्या घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है?
1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। पहले लग रहा था छत्तीसगढ़ चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा, लेकिन जब से महादेव ने सियासी एंट्री मारी उसके बाद तो पूरा चुनाव महादेव ऐप स्कैम के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गया। भूपेश जी यही चाहते हैं कि उनका फोटो ऐसे आए जिसमें 509 करोड़ शुभम सोनी उसको दे रहा हो और यही प्रमाण पत्र छाते हो। अरे जब शुभम सोनी खुद बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है, कि मैंने दिया है, इससे बड़ा प्रमाण हिंदुस्तान के किसी न्यायालय के लिए और कहाँ होगा? बयान दे दिया उसने। भ्रष्टाचार के इससे ज्यादा पुख्ता और प्रमाणित मामला कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। ये घोटाला करीब 6000 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें भूपेश बघेल पर कैश कुरियर असीम दास से आरोप लगाया था कि महादेव ऐप के प्रमोटर बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसी पैसे का इस्तेमाल बघेल चुनावी प्रचार में कर रहे हैं। बीजेपी हर चुनावी मंच से जनता को ये बात बता रही है कि अगर उन्होंने फिर से कांग्रेस को वोट दिया तो घोटालेबाज सरकार में उनके बच्चे का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि सोशल मीडिया और चुनावी मंच दोनों से ये संदेश दिया जाए कि बघेल का नाम चुनाव से पहले घोटाले में आना महज सियासी साजिश है और फैसला छत्तीसगढ़ की जनता के हाथ में है कि वो किसका राज तिलक करेगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सामने हैं। गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव वोटिंग 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हो गया, आने वाले वक्त में हो रहा है, भ्रष्टाचार के जो ये इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं और आपकी ईडी जो अब ओवर एक्टिव हो गई है इन केसेस में, उनका कहना है कि एक डरी हुई बीजेपी ये करा रही है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपसे इतनी विनती करूंगा, ये जो आपकी ईडी आप कह रही हैं, ये ईडी जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी है। मैं समझता हूं आपको भी उतना ही गर्व होना चाहिए जितना हमें है और हर भारत के नागरिक को है। और मैं आपको तमाम वजह भी दे दूंगा। ये आपकी ईडी, मैं समझता हूं कि आप स्पष्ट कर दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी चर्चा जो है वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए है, इसलिए मैं कुछ बड़े बिंदु आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भूपेश बघेल ने लूटा नहीं है, ठगा नहीं है। और आज जो बात हो रही है महादेव ऐप की, आप बताइए, महादेव हमारे लिए इष्ट हैं, हम लोग पूजते हैं। इन लोगों ने महादेव के नाम पे भी घोटाला कर दिया। सबसे पहले देखिए, हमें ये जानना होगा 5000 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। उसमें एक अभियुक्त शुभम सोनी बाहर आके खुद कहता है और अपना वीडियो रिलीज कर चुका है, 508 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल ने लिया। भूपेश बघेल संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की सेवा करनी थी, उनको घोटालेबाजों को पकड़ना था, लेकिन उन्होंने 508 करोड़ रुपया ले लिया। और ये इसलिए भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि मैं आपको विधिक तौर पे बताऊं, 69A ऑफ आईटी एक्ट, प्रदेश की सरकार के पास भी सारी प्रदत्त शक्तियां हैं कि वो केंद्र सरकार से सिफारिश करे और कहे कि ऐप को बैन लगा दो।
इन्होंने तो नहीं करी, लेकिन केंद्र सरकार ने बैन लगाया। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, ये है भूपेश बघेल का 20 अक्टूबर का बयान मेरे हाथ में। भूपेश बघेल से पूछा गया महादेव ऐप के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है, हमारे युवा लुट रहे हैं, सट्टेबाजी की एडिक्शन में है। उन्होंने कहा अरे केंद्र सरकार के पास कोई प्रमाण है तो वो कार्रवाई कर ले। ये 20 अक्टूबर का उनका वक्तव्य है। अब केंद्र सरकार जिसने सारी जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, जो पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने सीबीआई को, अब सीबीआई ईडी भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। हाँ। उन्होंने सारे जो अकाउंट थे उनको फ्रीज कर दिया है। 15.5 करोड़ रुपए वहां पे है। मोबाइल बरामद हुए 858 जिनकी जांच चल रही है, जिनके तार जो जुड़ रहे हैं वो भूपेश बघेल से जुड़ रहे हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनसे जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि असीम दास एक कोरियर था अंजना जी, जिसको भेजा गया था कि चुनाव है तो चुनाव में काला धन जो कांग्रेस पार्टी लगाती है और लोकतंत्र को प्रदूषित करती है, वो 5 करोड़ रुपए लेके और आ रहा था और उसकी कार, और उसके बाद वो रुपया पकड़ा गया और ये भी बयान सामने आया है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सुपड़ा साफ होने वाला है। घबरा के वो ये काला धन निकलवा रहे हैं कि काला धन खर्च करके और हम वोटर्स को लुभाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन असलियत ये है एक एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है और जनता इससे खुश है कि उनकी गाड़ी कमाई जो लूटते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक और सवाल मेरे मन में आपके लिए, लेकिन अभय दुबे जी, आप लोग 40% वाली सरकार पेटीएम के साथ पोस्टर लगाते थे आप लोग वहां पर बासवराज मुंबई का कर्नाटक में, आज वो ऐसे ही आरोप आप पर लगा रहे हैं। पीएम ने कहा है 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। अब ऐसे में ये आरोप लग रहा है और ये ओनस उन पर है कि भूपेश बघेल किस तरह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बीजेपी तो आक्रामक होगी ही अगर इस तरह से तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर जो डायरेक्टर है उस गेमिंग ऐप का वो सीधा नाम लेगा कि हमने पैसे दिए हैं, हमारे से एक्सटॉर्शन होता था। अभय दुबे जी। अंजना जी जीत रहे हैं कक्का, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा है हक्का बक्का। आपने बहुत ही सही पकड़ा। अंतर्मन में प्रधानमंत्री जी की यह बात है कि जो भ्रष्टाचार प्रामाणिक रूप से कर्नाटका में भाजपा के खिलाफ सामने आया था, मठ मंदिरों का, स्कूलों के आरोप से, सामाजिक संस्थाओं के आरोप से, उससे अगर 5 राज्यों के चुनाव में हमको निकलना है बाहर तो हमको विपक्षी दलों पर आरोप लगाने पड़ेंगे। 1.5 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिख रही है, कह रहे हैं कि इस ऐप को बंद करो। 72 FIR हम कर चुके थे, 171 लैपटॉप हम उनसे जब्त कर चुके थे। और आरोप क्यों लगाया इन्होंने जानती हैं आप? क्योंकि इनको पता था कि भूपेश बघेल एक के बाद एक ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब 6,500 करोड़ रुपए का चिटफंड का घोटाला रमन सिंह और उनके परिवार पर है, जिसमें 9 से लेकर 14 तक 161 कंपनियों में, सुनिए ना, इसलिए वो कह रहे थे इंडियन मेड फॉरेन लिकर में भ्रष्टाचार को बैन करने के लिए। एक सवाल है आपसे, आप इससे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक बीजेपी बार बार कहती है कि भूपेश बघेल को ये कहना था कि इस गेमिंग ऐप को बैन कीजिए। क्या भूपेश बघेल साहब ने महादेव गेमिंग ऐप को बैन करने के लिए भी लिखी? जब इतनी चिट्ठियां वो लिख रहे थे, कोई एक चिट्ठी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने लिखा है इस गेमिंग ऐप को बैन कीजिए। दिखा था आपने? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए 24 और 30 अगस्त की भूपेश बघेल जी की। क्या बात करती हैं आप? हम जब प्रामाणिक रूप से 1.5 साल से भूपेश बघेल की सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये केस अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रेस नोट भेज दूंगा, वो चिट्ठी है और इनको कम्युनिकेट किया इन्होंने। प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध किसको लगाना था? अरे 1 मिनट सुनिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये इनको परेशान दिखाइए, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से मत लीजिए। ये ईडी की चिट्ठी मैं बता रहा हूँ। अंजना जी देखिए, अभय जी इनके बीच में अभय जी बस एक क्लैरिटी दे दीजिए ना। चिट्ठी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला था, बीच में गौरव जी प्लीज मत बोलिए, क्योंकि मैं भी तीसरी जगह पे हूँ, दोनों एक साथ बोलिएगा, मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज एक एक करके बोलिए, मैं मौका दूंगी आपको। अभय जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने ये नहीं पूछा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की,
क्या ईडी को मुख्यमंत्री बघेल साहब ने चिट्ठी लिखी? अगर लिखी तो वो आप उसकी पुष्टि कर दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए या बता दीजिए कि हाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि महादेव गेमिंग ऐप को बैन कीजिए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने चिट्ठी में नहीं लिखी, मांग नहीं की। ईडी को चिट्ठी लिखकर क्यों मांग करेंगे? केंद्र सरकार से मांग की ना उन्होंने। ईडी थोड़ी कोई बैन करेगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ईडी थोड़ी है, वो तो मोदी जी है। मोदी जी ने प्रतिबंधित नहीं किया जब ये जांच कर रहे थे इतने समय से, तो आज क्यों? एक मिनट सुनिए ना। 24 और 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस रिलीज की प्रति देख लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं आखिरी बात करता हूं, गंभीरता से मत लीजिए प्रधानमंत्री जी के इन आरोप को। ये ईडी की एक चिट्ठी बताता हूं मैं आपको। ईडी की चिट्ठी है 7 जुलाई 2021 की। बाकायदा प्रामाणिक रूप से उन्होंने कहा कि जो सुनेत्रा पवार और अजीत पवार है, उनकी 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 826 करोड़ रुपए के बैंक के स्कैम में दोनों शामिल हैं। ये चिट्ठी दी उन्होंने। और जब वो गले लग गए प्रधानमंत्री जी से, तो अभी चार्जशीट में नाम ड्राफ्ट कर दिया अंजना जी, और सिर्फ उनकी कंपनी का नाम अभी भी है। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि वो गले लगे रहें ताकि उनको अटका कर रखा जाए। ये ईडी पर भरोसा मत कीजिए। ये प्रदीप सरनाईक का ट्वीट ईडी का, 11.5 करोड़ रुपए की हमने संपत्ति जब्त की है, 11.5 करोड़ रुपए की। आज कहां है प्रदीप सरनाईक? आज प्रधानमंत्री जी की शरण में है। कहां है भावना गवली? प्रधानमंत्री जी की शरण में। 4 नोटिस दिए, बोले हम नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ चले जाएंगे, ईडी के पास नहीं आएंगे। पीएम के पास चले गए, वो शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। तो इनके आरोप ऐसे ही हैं, अप्रामाणिक होते हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय, प्रधानमंत्री जी तो आते नहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कभी, सिर्फ चुनाव के समय रैलियां करते हैं, इसलिए उनको इनकी प्रामाणिकता को पता नहीं। आज एक और झूठ बेनकाब करता हूं, चाहे वो चर्चा से अलग हो। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज सीधी में प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कहा वो बंद कर दी है आपने। ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, वही योजना सिर्फ चालू है। उसमें 2 और 3 रुपए का गेहूं और चावल मिल रहा था, उसका एग्जम्पशन दिया है, जिसका खर्च सिर्फ 2600 करोड़ रुपए आपको आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ये झूठ देश के सामने बोलना बंद कीजिए कि 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। तो आपने इतने सारे झूठ बोले, और मेरे पास एक के बाद एक प्रमाण है। ये बुकलेट निकालते थे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जुलाई 2015, ये गए असम, इन्होंने कहा देखिए लुई बर्जर का आरोपी, अगस्त में वो शामिल हो गया, सारे पाप उसके धुल गए। भाग मुकुल भाग, जहां जहां चुनाव होते ना, सीबीआई ईडी का डर दिखाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल कहां भागा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सीबीआई की चिंता से वो मुक्त हो गया। जितने इनके प्रतिपक्षी दलों को या तो राजनीतिक दल को तोड़ते हैं या चुनाव में प्रधानमंत्री जी जाते हैं। मैं आज सारी चिट्ठियां ईडी सीबीआई की लेकर आया हूं ताकि इस पूरी डिबेट में सिलसिलेवार बेनकाब कर सकूं कि यह सिर्फ चुनावी दिखावा है। कार्रवाई महादेव ऐप पर हमने की थी, और महाकाल लोक का प्रामाणिक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इनके राजनीतिक दल ने किया है, जो सामने आ गया। ऐसे पाप नहीं धुल सकते। वहां तो कक्का जीत रहे हैं, 3200 रुपए का धान वहां पर किसानों से कक्का खरीदेंगे। ठीक है गौरव भाटिया जी, 2 सवाल हैं आपसे। देखिए कांग्रेस पार्टी का आरोप है, आपने सुना उनको, वो तो दावा कर रहे हैं हल्ला बोल में। सवाल सुन लीजिए, वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने यानी भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि आप महादेव गेमिंग ऐप को बैन कीजिए, और आप लोगों ने नहीं किया, जीएसटी वसूलते रहे। एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मैंने यही प्रश्न किया कि तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह से गिरफ्तारियां ईडी कर रहा है वो करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो कहते थे केजरीवाल की भी और मनीष सिसोदिया के बारे में भी आप लोग कहते थे, सबको कहते थे देखिए संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, सबकी गिरफ्तारी होगी। तो क्या भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये जरूर कहूंगा, सिद्धांतमक तौर पे कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा है वो कानून से ऊपर नहीं है। जैसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये सारा हुआ है भूपेश बघेल के ही इशारे पर, किंगपिन वही है। और मैं बता सकता हूं कि अगर कोई किंगपिन है या भ्रष्टाचार करेगा तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों से जनता का पैसा वसूला भी जाए और जेल की सलाखों के पीछे जाए। लेकिन अरेस्ट कौन होगा कौन नहीं, ये तय करने वाली केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है।
दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछी भी, मुझे उत्तर नहीं मिला। मैंने बताया आईटी एक्ट में मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का एक चिट्ठी लिख सकता है। चिट्ठी लिख के वो कह सकता है मैं सिफारिश करता हूं कि इस बैन को ऐप किया जाए। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, किसी इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड कल को अदालत में भी पेश करना है। मुझे तो ये गजब का लॉजिक लगा कि भूपेश बघेल जी इतने दिन हो गए, उनका नाम आ गया, बदनाम हो गए, भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया जा रहा है उन्हें, और उसके बाद भी भूपेश बघेल जी वो चिट्ठी अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वरना इनके ये जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो पानी पानी होते रहेंगे। तीसरी बात देखिए, सौम्या चौरसिया आप जानती हैं कौन है अंजना जी? सौम्या चौरसिया बहुत खासम खास थी भूपेश बघेल की, और बाकी तथ्य क्या है वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन 2 दिसंबर 2022 को ये जो सीएम की सेक्रेटरी थी, इनकी गिरफ्तारी हो गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने तालियां बजाई कि इनकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद 11 महीने हो गए, ये उच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है छत्तीसगढ़ के। सौम्या चौरसिया को बेल नहीं मिली। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा ये जो घोटाला है ना, ये बहुत गंभीर है, मजबूत साक्ष्य इकट्ठे किए हैं जांच एजेंसी ने, और इसीलिए इनको हम बेल नहीं देंगे। और ये आदेश है 23 जून 2023 का। ये मुख्यमंत्री की सचिव थी, तो मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। ऐसा क्यों है? महादेव ऐप में भी नाम आए भूपेश बघेल का। एक आरोपी कह रहा है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। सौम्या चौरसिया, मैंने आपको बेल ऑर्डर दिखाया, क्या मुख्यमंत्री के इशारे पे ये नहीं हो रहा था? ये क्यों ना कहा जाए। और तीसरी बड़ी बात आपको बता दूं, चंद्रभूषण वर्मा ये पॉलिटिकल एडवाइजर है, इनको 64 करोड़ का लेन देन करते हुए पकड़ा गया है, और ये बताते हैं भूपेश बघेल के बड़े खासम खास हैं। तो क्या भूपेश बघेल ये बता सकते हैं कि इनसे आप मिले कि नहीं मिले? ये सवाल कई पत्रकारों ने पूछा भूपेश बघेल से। भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गई। अंजना जी, ये भ्रष्टाचार की जो, ठीक है, हाँ, मैं बात पूरी कर लूं 10 सेकंड में। 1 सेकंड। अभय दुबे जी, आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार का जो इल्जाम है वो मामला, देखिए आप ही लोगों ने 40% पेसीएम उठाया था ना कर्नाटक में, अब यहाँ पर वो भूपे कह रहे हैं कि सवाल 508 करोड़ पर पूछा जा रहा है तो भाग बघेल भाग हो रहा है, और ये बीजेपी कह रही है कि 30% कक्का। क्या आपको नहीं लगता इस तरह के आरोप अगर चिपक जाएं तो जनता फिर अपना मन उलट बना लेती है? अब भारी, मतलब आज जो मतदान का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, वो भी ऐसे संकेत दे रहा है कि भारी तादाद में लोग निकले हैं आज वोट करने के लिए। अभय जी, कक्का के समर्थन में निकले भारी तादाद में, और गुस्से के साथ निकले, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने की कोशिश की। आज पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि कब ईडी ने इसकी जांच स्टार्ट की थी और कब केंद्र सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया। ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। इन 2 तारीखों का उल्लेख कर रहा हूं मैं, 24 और 30 अगस्त, जब प्रामाणिक रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको प्रतिबंध लगाइए। इनकी निराशा इसलिए है कि ये जो चिटफंड कांड को लेकर लगातार भूपेश बघेल चिट्ठी लिख रहे थे कि पूरे के 570 एफआईआर हुई है, 25 लाख लोगों की शिकायत है, 54 एजेंटों ने आत्महत्या कर ली। इतना भीषणतम भ्रष्टाचार रमन सिंह जी ने किया है, इसीलिए तो इनको महाप्रतिसाद नहीं मिला। इन लोगों ने नान का घोटाला, सोचिए तो सही, जो बच्चों के, गरीबों के अनाज थे, चावल बंटना थे, उसमें 6,600 करोड़ रुपए का घोटाला, और इनकी सीबीआई कहती कि स्टेट से बाहर ट्रांसफर कर दीजिए साहब इस मुकदमे को। क्यों कर दीजिए साहब? क्यों? क्योंकि वहां पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो प्रामाणिक भीषणतम भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी वहां फंसी हुई है, उससे बचने की कोशिश कर रही है। मैंने तो कहा पूरे छत्तीसगढ़ से पूछ लीजिए, आज तक की रिपोर्ट उस समय 24 और 30 अगस्त की है कि भूपेश बघेल ने यह आग्रह किया है कि इस गेमिंग ऐप को बंद कीजिए, यह प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 71 एफआईआर क्यों करती फिर भूपेश बघेल की सरकार? 151 क्यों लैपटॉप वहां जब्त करती?
क्योंकि ये एक बहुत व्यापक रूप से फैल रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने, ईडी ने 6 महीने जांच अपने हाथ में ली, लेकिन कब बैन किया प्रधानमंत्री से? चुनाव तक अंजना जी 24 और 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अंजना ओम कश्यप जी के चैनल के माध्यम से वो तो प्रेस रिलीज में आपको सार्वजनिक कर दूंगा, मैं आपको खुद को भेज दूंगा। अभी तो आपने ये टॉपिक मुझे बताया नहीं था, आपने कहा था प्रधानमंत्री जी सीधी में जो भाषण दे रहे हैं उस पर चर्चा होगी, नहीं तो मैं सारे प्रामाणिक दस्तावेज साथ में लेकर आता। ठीक है। अरे भूपेश बघेल को भी नहीं पता क्या हमारे साथ इस वक्त विवेक हो गए वो। रुक जाइए सर, विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, जयंत घोषाल भी, 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों से, अब देखिए ये भ्रष्टाचार का आरोप कितना चिपकेगा नहीं चिपकेगा, इस पे अनंत बहस हो सकती है। कर्नाटक में चिपका, कई राज्यों में नहीं चिपकता है। मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी, अगर किसी नेता की विश्वसनीयता है तो उसमें एक बहुत बड़ी बात उसकी ईमानदारी भी होती है। लोगों की नजर में वो जिस तरह से देखे उसको साजिश माने या सही में आरोप में उनको दम लगे। लेकिन ये जो 71% के आसपास वोटिंग हुई है विनोद अग्निहोत्री जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसके बाद जनता आपके पास आ रही है। विनोद जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल वाले इलाके में अगर 71% वोटिंग हुई है तो ये भारतीय लोकतंत्र की सफलता है, चुनाव आयोग की सफलता है और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी जानी चाहिए। जब लोग ज्यादा वोट डालने निकलते हैं तो मुझे लगता है 2 स्थितियां होती हैं। या तो वो सरकार से बहुत नाराज होते हैं तो उसको बदलने के लिए निकलते हैं, या सरकार के कामों से बहुत खुश होते हैं तो उसको वापस लाने के लिए निकलते हैं। अब क्या है कि पहले हम लोग लगाया करते थे आमतौर पर धारणा कि ज्यादा वोटिंग हुई तो एंटी इनकम्बेंसी है या कम वोटिंग हुई तो प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन पिछले कई चुनावों में ये नतीजे अलग अलग आए हैं। इसलिए इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है कि ज्यादा वोटिंग हुई तो किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज ज्यादा वोटिंग हुई है तो इससे एक संकेत ये जाता है कि लोग चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास का मुद्दा हो, उसकी गारंटियों की बात हो, या बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लोग उन मुद्दों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब कौन किधर जाएगा ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन लोग सुस्त नहीं है और लोग क्या कहते हैं कि वो नहीं है जैसे कई बार आदमी एकदम बिल्कुल ये हो जाता है कि हमसे क्या मतलब है, कोई हमें कहानी, उस भाव में नहीं है। वो वोट डालने आ रहे हैं और अपने पसंद के हिसाब से किसको जिताना है किसको हराना वोट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है इस भारी उसका। यहां से टोन ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यही है और चुनाव आयोग को इसका पूरा श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने चुनाव कराए हैं। अगर वाकई 71% के आसपास 70.567 के आसपास वोटिंग परसेंटेज है। जयंतोदा, मैं आपके पास ये सवाल अब लेकर आना चाहती हूं क्योंकि देखिए आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें बस्तर डिवीजन के 7 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है, जिसमें सुकमा था, दंतेवाड़ा था। ऐसी जगहों पर अगर 71% जनता निकल रही है, गढ़ है, पिछले चुनावों में 20 में से 17 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे में अगर यहां पर वोट प्रतिशत इतना ज्यादा है, 12 सीटें यहां पर एसटी के लिए रिजर्व है, 1 सीट आउट ऑफ 20 रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं हाई वोटर टर्नआउट को? देखिए, हाई वोट टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हम देखे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट ही होती है, मतलब खुश होके बहुत ज्यादा वोट देना और खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट में जो टर्नआउट ऑलवेज वो ज्यादा होता है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं आपको कहूंगा कि ये मुद्दा नहीं है। अगर ये कहा जाएगा वो भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा अंजना जी, क्योंकि एक चीज आपको मानना पड़ेगा, हम लोग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आपस में बहुत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पत्रकार के नाते ये तो कह सकता हूं कि अभी लास्ट 10 इयर्स मोदी जी के राज में एक भी मिनिस्टर, एक भी करप्शन का कोई बड़ा इशू ऑपोजिशन ने भी नहीं बना पाया। और इस समय जहां लाल किले में नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रैटेजिकली भ्रष्टाचार का मुद्दा 2024 के बहुत सारे पहले ही बनाने के लिए, मतलब ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हर स्टेट में, पूरी देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्लोगन जो दिया है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जितना सर्वे हुआ है उसमें हम ये देख चुके हैं, इट इज नॉट राहुल गांधी बट बघेल जी का जो ब्रांड इक्विटी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रिटेन करना, ये बघेल जी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक समय तो चीफ मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, वो सिंहदेव साहब के साथ कितना लड़ाई, और वहां बघेल साहब कहां से वहां पहुंचे हैं, इसको क्रेडिट जरूर हम देंगे पत्रकार के नाते। लेकिन
भ्रष्टाचार का अगर इतने करोड़ों का घोटाला अगर कोई शिकायत करते हैं और वो शिकायत के बारे में कोई जांच नहीं होगा, उसके बारे में कोई सवाल उठाने से भी हम कहेंगे कि ये भाजपा का साजिश है, ये भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में बार बार चुनाव के समय बोफोर्स की इशू भी तो चुनाव के समय हुआ था, और एक बोफोर्स वर्ड, एक शब्द पूरी देश की जनता को क्या हिला दिया था, मतलब पूरा चुनाव का नतीजा। कर्नाटक में बीजेपी विक्टिम हुआ भ्रष्टाचार के इशू में, ठीक है। लेकिन इस समय मोदी जी और अमित शाह जी, मैं तो मानता हूं इलेक्शन इंजन है, और स्ट्रैटेजी करना तो चुनाव के समय भाजपा के लिए ये स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार का इशू उठाना, और जो ब्रांड इक्विटी है उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो आम जनता उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, ऐसे मुझे नहीं लगता है। नुकसान होगा तो कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा नुकसान होने का संभावना है। हाँ। अंजना, ठीक है। अभय दुबे जी, इसका भी आप जवाब दीजिए। जो वो कह रहे हैं, उन्होंने बोफोर्स का नाम लिया, आप लोगों ने 19 में रफाल का मुद्दा इतना उठाया था। नेता की विश्वसनीयता पर ये निर्भर करता है। बासवराज बोम्मई का नहीं था, वो पूरी तरह से पछाड़ गए, लेकिन 2019 में रफाल आप लोग चीखते रहे, तरह तरह के नारे लगाए, वो आरोप नहीं चिपके और 303 सीटें बीजेपी को आ गई। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मनी ट्रेल ही चुनावों के इस्तेमाल के वक्त में पता चले कि पैसे जो, सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए सर, वैसे ही टाइम रहता है कम। महादेव गेमिंग ऐप स्कैम का जो पैसा है, जो प्रमोटर्स की तरफ से है, वो चुनावों के लिए अगर भेजा जा रहा है, अगर ट्रेल ही वहीं से शुरू हो तो चुनावों के वक्त ही तो फिर केस सामने आएगा ना सर। अंजना जी देखिए, ये अभी मैं पत्रकार महोदय को बता दूं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार खुद के मंत्रियों की जांच कराएगी? अभी तोमर साहब के बेटे का इतना खतरनाक वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश में, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जांच तक नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है हम क्या करें इसमें, हमने हर प्लेटफॉर्म पर उसकी शिकायत की, प्रधानमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए। उसका मत लीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति का तो संज्ञान ले लीजिए। 2018 से आपको शिकायत कर रहे हैं कि पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट, एनसीएलटी में 99% तक का हेयर कट, 8-8 हजार करोड़ की कंपनी 300-300 करोड़ में सेटल करके 5,80,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, उसकी जांच कौन करेगा प्रधानमंत्री जी? हमने चांगचुंग लिंक का मुद्दा उठाया, हमने कहा कि साहब ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं साइप्रस से, यूएई से, वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही, उसकी जांच पर आप कह देते कि हमारी समिति जांच करेगी, और जहां तक आपने राफेल का मुद्दा उठाया है, चुनावों का वक्त जो है सारा ट्रेल आपको कांग्रेस का ही दिखता है, कांग्रेस के ही नेताओं पर। ठीक है सर, सर वक्त की कमी है, छोटा सा जवाब गौरव भाटिया जी। सारे आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ये कह रही है, मतलब आपकी नहीं चलिए, आपको बुरा लग गया था, आपकी स्वायत्त एजेंसीज जांच करती हैं कांग्रेस नेताओं। हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता आज ये कह रही है भूपेश बघेल झूठा है, छत्तीसगढ़ को लूटा है। और मैं इसलिए कहता हूं, देखिए मैंने आपको अभी बताया सौम्या चौरसिया का, शांत करा लीजिए, ये इनकी आदत है, ये बौखला जाते हैं। वक्त इतने की इजाजत होती दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल 20 सीटों पर तो वोटिंग हो गई है, लेकिन अभी अगला फेज छत्तीसगढ़ में होना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, 25 को राजस्थान में। हमारी नजर बनी हुई है, नॉनस्टॉप कवरेज है। रात 8 बजे राज तिलक इंदौर की जनता दागेगी सवाल। आप जरूर रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।